कभी सोचा है हमारे आसपास की दुनिया हर पल क्यों बदल रही है? जैसे सेब कटने के बाद भूरा क्यों हो जाता है या लोहे पर जंग क्यों लग जाता है? नहीं, ये कोई जादू नहीं है, ये है केमिस्ट्री। ये है वो अदृश्य केमिकल रिएक्शंस जो हर पल हमारी जिंदगी को एक नया रूप दे रहे हैं। और आज हम इन्हीं के रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। इन सारे सवालों का जवाब ना एक ही जगह जाकर रुकता है, केमिकल रिएक्शंस। ये वो प्रोसेस हैं जो हमारे चारों तरफ लगातार हो रहे हैं, भले ही हम उन पर ध्यान दें या ना दें। तो चलिए आज इन्हीं रोजमर्रा के बदलावों के पीछे की साइंस को समझते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले बात करेंगे बदलाव की दुनिया की। फिर हम जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन के संकेत क्या होते हैं। उसके बाद इन रिएक्शंस की भाषा यानी इक्वेशंस को समझेंगे। फिर देखेंगे कि ये कितने तरह के होते हैं। और आखिर में ये सब हमारी जिंदगी से कैसे जुड़ा है, इस पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि हम पहचाने कैसे कि कोई केमिकल रिएक्शन हुआ भी है या नहीं। इसका जवाब ना एक बहुत ही फंडामेंटल चेंज में छिपा है। देखिए, यहाँ मेन पॉइंट ये है, जब कोई केमिकल चेंज होता है तो कोई चीज़ सिर्फ अपना रूप नहीं बदलती, बल्कि वो पूरी तरह से एक नई चीज़ बन जाती है। उसकी पूरी पहचान, उसकी पूरी प्रकृति ही बदल जाती है। इसको ऐसे समझिए, ये पानी का बर्फ बनना नहीं है, क्योंकि बर्फ भी तो है तो पानी ही। ये है लकड़ी का जलकर राख बन जाना। राख लकड़ी से बिल्कुल अलग एक एकदम नया पदार्थ है। अच्छा, तो अब हमें ये तो पता चल गया है कि देखना क्या है। तो अब एक डिटेक्टिव की तरह हम कुछ खास सुरागों की तलाश कर सकते हैं। कुल 4 ऐसे मेन संकेत हैं जो साफ साफ बताते हैं कि अरे, यहां एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो पहला सुराग है चेंज इन स्टेट, यानी अवस्था में बदलाव। सोचकर देखिए, 2 लिक्विड्स को मिलाया और अचानक से कोई सॉलिड चीज बन गई। ये एक पक्का इशारा है कि कुछ नया बना है। दूसरा सुराग है रंग बदलना। और यह बदलाव तो कई बार बहुत ड्रामेटिक होता है। जैसे जब एक चमचमाती लोहे की कील को नीले कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालते हैं ना, तो कील भूरी हो जाती है और वो नीला सॉल्यूशन फीका पड़ जाता है। ये क्लासिक साइन है कि अंदर कोई केमिकल अदला बदली हुई है। तीसरा क्लू, गैस का निकलना। अगर जिंक के टुकड़ों पर एसिड डाला जाए तो फौरन बुलबुले उठते दिखने लगते हैं। ये बुलबुले असल में हाइड्रोजन गैस के हैं, एक बिल्कुल नया सब्सटेंस जो पहले वहां था ही नहीं। और चौथा और आखिरी सुराग एक ऐसा सुराग है जिसे सच में महसूस किया जा सकता है, टेम्परेचर में बदलाव। कुछ रिएक्शंस गर्मी बाहर फेंकते हैं, जिससे उनका कंटेनर गर्म हो जाता है। वहीं कुछ दूसरे गर्मी को सोख लेते हैं, जिससे वो ठंडा महसूस होता है। ये असल में एनर्जी का लेन देन है जो हमें महसूस होता है। तो एक बार फटाफट से दोहरा लेते हैं। स्टेट में बदलाव, रंग में बदलाव, गैस का निकलना और टेम्परेचर में बदलाव। ये हैं वो 4 पक्के सुराग जो बताते हैं कि केमिस्ट्री की दुनिया में कुछ बड़ा हो रहा है। चलिए, तो संकेतों को पहचानना तो आ गया, पर सवाल यह है कि साइंटिस्ट इन बदलावों को लिखते कैसे हैं। इसके लिए वो एक यूनिवर्सल लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, केमिकल इक्वेशंस। इसे केमिस्ट्री की रेसिपी बुक भी कह सकते हैं। लेकिन रेसिपी लिखने से पहले ना एक गोल्डन रूल जानना बहुत जरूरी है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसका मतलब बहुत सीधा है, जितना सामान आप रिएक्शन में डालते हैं उतना ही सामान आपको आखिर में मिलेगा। कुछ भी जादू से न तो बनता है ना ही गायब होता है। और बस यही वजह है कि इक्वेशंस को बैलेंस्ड होना पड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि इक्वेशन के दोनों तरफ हर एलिमेंट के एटम्स की संख्या बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। समझ लीजिए, ये नेचर की अकाउंट बुक को बैलेंस करने जैसा है। तो सवाल है, इस पहेली को सुलझाते कैसे हैं? इसके लिए एक हिट एंड ट्रायल मेथड होता है। सबसे पहले हम दोनों तरफ हर एलिमेंट की एटम्स को गिनते हैं, फिर जो सबसे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है उससे शुरुआत करते हैं और नंबर्स को तब तक एडजस्ट करते हैं जब तक कि एरो के दोनों तरफ हर चीज बराबर ना हो जाए। ये एक बहुत ही ध्यान से किया जाने वाला बैलेंसिंग एक्ट है। और जब ये पहेली सुलझ जाती है तो नतीजा कुछ इस तरह का दिखता है। अब देखिए, इक्वेशन के दोनों तरफ आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स की गिनती एकदम बराबर है। नेचर की अकाउंट बुक अब पूरी तरह से बैलेंस्ड है। ठीक है, तो अब हम इक्वेशंस की भाषा बोलना सीख गए हैं। तो अब ये भी देख सकते हैं कि सारे रिएक्शंस एकदम अलग नहीं होते। कई रिएक्शंस ना कुछ कॉमन पैटर्न फॉलो करते हैं। जैसे कहानियों के अलग अलग जॉनर होते हैं ना, वैसे ही चलिए कुछ कॉमन टाइप्स पर नजर डालते हैं। 2 सबसे बेसिक पैटर्न है, कॉम्बिनेशन और डीकॉम्पोजिशन।
और ये एक दूसरे के एकदम उल्टे हैं। कॉम्बिनेशन में दो या ज्यादा चीजें जुड़कर एक बन जाती हैं। मतलब ए और बी मिलकर बन गए ए बी। और डीकॉम्पोजिशन में ठीक इसका उल्टा होता है। एक चीज टूटकर दो या ज्यादा बन जाती हैं, यानी ए बी टूट गया ए और बी में। फिर आते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। इसे केमिस्ट्री में पार्टनर स्वैप की तरह समझ सकते हैं। इसमें होता क्या है कि एक ज्यादा रिएक्टिव या कह लें ताकतवर एलिमेंट आता है और एक कंपाउंड में से कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसकी जगह से हटा देता है। और ये चीज हमें उस लोहे की कील वाले एक्सपेरिमेंट में साफ साफ दिखती है जिसकी हमने बात की थी। ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से लोहा कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर को धक्का मारकर बाहर निकाल देता है। लोहा खुद सॉल्यूशन में घुल जाता है और कॉपर कील के ऊपर जम जाता है। एकदम परफेक्ट डिस्प्लेसमेंट। और आखिर में बात करते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की। ये सारा खेल ऑक्सीजन का है। जब किसी सब्सटेंस को ऑक्सीजन मिलती है तो हम कहते हैं कि वो ऑक्सीडाइज हो गया, और जब वो ऑक्सीजन खो देता है तो हम कहते हैं कि वो रिड्यूस हो गया है। और सबसे जरूरी बात यह है कि ये दोनों प्रोसेस हमेशा एक साथ होते हैं। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं ये। तो इतना सब कुछ सीखने के बाद चलिए वापस चलते हैं उन सवालों पर जहां से हमने शुरुआत की थी। अब हम उन रोजमर्रा की पहेलियों को सुलझाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो सवाल था, लोहे पर जंग क्यों लगता है और खाना खराब क्यों हो जाता है? इन दोनों का विलन एक ही है, ऑक्सीडेशन। लोहा हवा और नमी में मौजूद ऑक्सीजन से रिएक्ट करके जंग बनाता है। ठीक इसी तरह खाने में जो फैट और ऑयल होता है वो भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बासी हो जाता है, जिसे हम रैंसिडिटी कहते हैं। दोनों के पीछे एक ही बेसिक प्रोसेस काम कर रहा है। और मजे की बात यह है कि ये सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं है, ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसे हम केमिस्ट्री की मदद से सॉल्व भी करते हैं। कभी सोचा है चिप्स का पैकेट इतना फूला हुआ क्यों होता है? उसमें हवा नहीं बल्कि नाइट्रोजन गैस भरी होती है। मैन्युफैक्चरर्स जानबूझकर ऑक्सीजन को निकालकर उसमें नाइट्रोजन भरते हैं ताकि ऑक्सीडेशन का प्रोसेस धीमा हो जाए और चिप्स ज्यादा समय तक ताजे और क्रिस्पी रहें। तो अगली बार जब सांस लें या किचन में कुछ पकता हुआ देखें या बस अपने चारों तरफ की दुनिया पर नजर डालें तो याद रखिएगा कि आप असल में केमिकल रिएक्शंस को लाइव एक्शन में देख रहे हैं। ये वही अदृश्य आर्किटेक्ट हैं जो लगातार हमारी दुनिया को बना भी रहे हैं और बदल भी रहे हैं। अब सवाल यह है कि आप अगला कौन सा रिएक्शन नोटिस करने वाले हैं? कभी सोचा है कि हमारे चारों ओर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में केमिस्ट्री कितनी चुपचाप अपना काम करती रहती है? असल में एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जो लगातार हमारे आसपास की दुनिया को बदल रही है। तो चलिए आज इसी दिलचस्प केमिस्ट्री को जरा करीब से समझते हैं। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो हम सबके सामने कभी ना कभी आए ही होंगे। एक चमकदार लोहे की कील कुछ समय बाद भूरी और भुरभुरी क्यों हो जाती है? सुंदर से चांदी के गहने अपनी चमक कैसे खो देते हैं? और चिप्स का पैकेट अगर खुला रह जाए तो उसका स्वाद अजीब से क्यों हो जाता है? ये सब देखने में तो बिल्कुल अलग अलग बातें लगती हैं ना? लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि इन सभी रहस्यों के पीछे सिर्फ एक ही वैज्ञानिक कारण है? जी हां, एक ही केमिकल प्रक्रिया है जो इन सारे बदलावों के लिए जिम्मेदार है। और इस प्रक्रिया का नाम है ऑक्सीडेशन। हिंदी में इसे उपचयन कहते हैं। ये एक बहुत ही फंडामेंटल रिएक्शन है जो धातुओं से लेके हमारे खाने तक लगभग हर चीज पर अपना असर डालती है। सच कहूं तो ये एक ऐसी ताकत है जो चीजें बनाती भी है और बिगाड़ती भी है। तो ये ऑक्सीडेशन आखिर है क्या? देखिए, विज्ञान की भाषा में जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन से जुड़ जाता है या फिर हाइड्रोजन को छोड़ देता है तो हम कहते हैं कि उस पदार्थ का ऑक्सीडेशन हो गया है। बहुत सिंपल। इसको समझने के लिए एक क्लासिक उदाहरण लेते हैं। जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। यहां क्या हुआ? कार्बन ने ऑक्सीजन को हासिल कर लिया। बस यही ऑक्सीडेशन का एक परफेक्ट उदाहरण है। और एक दिलचस्प बात बताऊं, ऑक्सीडेशन का एक जुड़वा भाई भी है जिसे हम रिडक्शन या अपचयन कहते हैं। ये दोनों प्रक्रियाएं अक्सर एक साथ ही होती हैं। मतलब जहां एक चीज ऑक्सीजन हासिल करती है यानी ऑक्सीडेशन, वहीं कोई दूसरी चीज उसे खो देती है यानी रिडक्शन। चलिए अब अपनी पहली केस फाइल की जांच करते हैं। संक्षारण या अंग्रेजी में कहें तो कोरोजन। ये शब्द सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर यह वही प्रक्रिया है जिससे हमारी धातुएं समय के साथ कमजोर पड़ जाती हैं या खराब हो जाती हैं। संक्षारण तब होता है जब कोई धातु अपने आसपास के माहौल से, जैसे हवा में मौजूद नमी, पानी या एसिड से रिएक्ट करती है। असल में यह उस धातु का ऑक्सीडेशन ही तो है जो उसे धीरे धीरे खत्म कर देता है।
और इसके उदाहरण तो हम रोज ही देखते हैं। लोहे पर वो जो लाल भूरे रंग का जंग लग जाता है, चांदी के बर्तनों या गहनों का काला पड़ जाना और तांबे के बर्तनों पर हरी परत का जमना, ये सब संक्षारण के ही आम रूप हैं। तो सवाल यह है कि क्या हम इस नुकसान पहुंचाने वाली प्रक्रिया को रोक सकते हैं? जवाब है हाँ, बिल्कुल। विज्ञान ने हमें ऑक्सीडेशन को धीमा करने या रोकने के कई तरीके दिए हैं। आइए देखते हैं ये कैसे काम करते हैं। सबसे आम तरीका है पेंटिंग। पेंट करने से धातु और हवा के बीच एक दीवार खड़ी हो जाती है। दूसरा तरीका है मिश्र धातु यानी एलॉय बनाना, जैसे स्टील, या फिर एक धातु पर किसी दूसरी ज्यादा मजबूत धातु की परत चढ़ा देना। इन सब का मकसद एक ही है, ऑक्सीजन को धातु तक पहुंचने ही न दिया जाए। चलिए अब अपनी जांच को गैराज से निकालकर सीधा किचन में लाते हैं। हमारी दूसरी केस फाइल है विकृत गंधिता या अंग्रेजी में रैंसिडिटी। ये शब्द जुड़ा है खाने के खराब होने से, खासकर उन चीजों से जिनमें तेल या फैट होता है। तो विकृत गंधिता तब होती है जब हमारे खाने में मौजूद फैट्स और ऑयल हवा की ऑक्सीजन के संपर्क में आकर ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, और इसका नतीजा खाने का स्वाद और उसकी महक दोनों ही खराब हो जाते हैं। इसके उदाहरण भी हमें रोज देखने को मिल जाते हैं, जैसे लंबे समय तक रखे हुए स्नैक्स या मेवों का स्वाद कड़वा सा हो जाता है, या फिर पनीर को कुछ देर बाहर छोड़ दो तो उसमें से एक अजीब सी गंध आने लगती है। ये सब विकृत गंधिता का ही असर है। अच्छा, कभी सोचा है कि चिप्स के पैकेट में इतनी हवा क्यों भरी होती है? वो दरअसल एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है इस समस्या से निपटने का। उस पैकेट में ऑक्सीजन नहीं बल्कि नाइट्रोजन गैस होती है। नाइट्रोजन एक अक्रिय गैस है जो ऑक्सीडेशन को रोकती है और चिप्स को एकदम ताज़ा और कुरकुरा बनाए रखती है। हम भी घर पर अपने खाने को ऑक्सीडेशन से बचा सकते हैं। वायुरोधी यानी एयरटाइट डिब्बों का इस्तेमाल करें। खाने को फ्रिज में रखें, जिससे रिएक्शन की रफ्तार धीमी हो जाए, और पके हुए खाने को सीधी धूप से बचाएं। ये सब विकृत गंधिता को रोकने के बहुत ही असरदार तरीके हैं। तो आज हमने ये समझा कि ऑक्सीडेशन एक दोधारी तलवार की तरह है। एक तरफ ये धातुओं को नष्ट करती है और भोजन को खराब करती है, लेकिन दूसरी तरफ ये हमारे जीवन के लिए बेहद जरूरी भी है। तो सोचने वाली बात यह है कि हमारी इस दुनिया में इस बनाने वाली और बिगाड़ने वाली शक्ति के बीच संतुलन बनाए रखना आखिर कितना जरूरी है।